सभी को नमस्कार। मैं नीरज प्रस्तुत हूँ आप सभी के समक्ष इतिहास की एक नई कक्षा में। आज हम देखने वाले हैं कक्षा 6 का एनसीईआरटी का इतिहास का पाठ 5 राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। इससे पहले हम इसके 4 पाठ ऑलरेडी कर चुके हैं, टू द पॉइंट्स हैं। जिस हिसाब से एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं उसी को ध्यान में रखते हुए ये सीरीज़ तैयार की गई है। खासकर जो आपका सीटेट का पेपर सेकंड है उसमें 60 नंबर की एसएसटी आती है, जिसमें आपका हिस्ट्री भी आती है, ज्योग्राफी भी आती है, पॉलिटिकल साइंस भी आती है और थोड़ा बहुत पार्ट इकोनॉमिक्स का भी आता है। ठीक है, उसी को ध्यान में रखते हुए ये चीज़ें तैयार की गई हैं। प्लस कहीं भी आपका सामान्य ज्ञान पूछा जा रहा है तो वहाँ पर जो स्टैटिक जीके बनती है, ठीक है, चाहे वो हिस्ट्री से बनी है, ठीक है, चाहे ज्योग्राफी से बने, चाहे इकोनॉमिक्स से या पॉलिटिकल साइंस के फील्ड से, ठीक है, उसका जो बेस है वो एनसीईआरटी रहता ही रहता है। ठीक है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए ये सीरीज़ तैयार की गई है। टू द पॉइंट्स नोट्स की बात करेंगे हम यहाँ पर। ठीक है, आशा है आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही होगी और आगे भी ये कंटिन्यू चलेगी और आपके सुझाव जो हैं वो सदैव आमंत्रित हैं। अगर कुछ ऐड ऑन करना है तो आप कमेंट बॉक्स में सभी का स्वागत है, आप बता सकते हैं। ठीक है, चलिए तो समय को नष्ट ना करते हुए सीधा टू द पॉइंट चीज़ों को हम देखने का प्रयास करेंगे, जैसे कि हमारे चैनल का मोटो भी है, डू हार्ड वर्क विद स्मार्ट वर्क। चलिए प्रारंभ करेंगे। राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। इससे पहले ज्योग्राफी की लिस्ट भी प्लेलिस्ट में है, आप जाके देख सकते हैं। क्लास 6 का पूरा कंप्लीट करा चुका हूँ मैं और इकोनॉमिक्स का भी कुछ पार्ट है वहाँ पर और पॉलिटिकल साइंस का भी कंप्लीट हो चुका है 6 क्लास का। ठीक है, हिस्ट्री का थोड़ा बहुत रह गया है, ये भी कुछ टाइम पीरियड में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो प्रारंभ करते हैं। पार्ट 5 है। चलिए सबसे पहले देखते हैं अश्वमेध यज्ञ के आयोजन में राजा का स्थान। देखिए एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चंस आते हैं, तो अश्वमेध यज्ञ के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्या है, क्यों है, उसमें राजा का क्या स्थान होता है। ठीक है, यहाँ पर चर्चा करते हैं उसकी। राजा को राज सिंहासन या बाघ की खाल के एक विशेष आसन पर बैठाया जाता था। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है, बाघ की खाल। ठीक है ना, जब अश्वमेध यज्ञ होता था उस समय जो राजा है वो बाघ की खाल पर बैठता था। ठीक है, एक आसन होता था बाघ की खाल से निर्मित, तो उस पर बैठता था वो। क्लियर, इतनी सी चीज़ याद रखनी है। सिंपल सा फैक्ट है, छोटा सा फैक्ट है। यज्ञ के अवसर पर राजा का सारथी राजा की विजयों तथा अन्य गुणों का गुणगान करता था, गुणों का गान करता था। ठीक है, जैसे परिस्थितियाँ काफ़ी देखी होंगी आपने, जिसमें राजा का गुणगान रहता है, काफ़ी अभिलेख भी प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से जो सारथी होता था, जो राजा के साथ बैठता था या आता जाता था, तो वो भी राजा का गुणगान करता था। ठीक है, जनरल फैक्ट है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उत्तर वैदिक ग्रंथ देख लेते हैं। उत्तर वैदिक ग्रंथ देखिए, ऋग्वेद को छोड़ करके, ऋग्वेद, ठीक है, जिसकी चर्चा पिछली वीडियो में कर चुका हूँ मैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो इसका जो पार्ट 4 है वो ज़रूर देखिए, अच्छे से एक्सप्लेन किए गए हैं चारों वेदों को। ठीक है जी, तो ऋग्वेद के बाद के जो वेद हैं ना उनको उत्तर वैदिक ग्रंथ कहा जाता है। इसमें आपके 3 वेद आते हैं, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और इसके अलावा अन्य ग्रंथ। ठीक है, जो भी ऋग्वेद के बाद के पीरियड के हैं, ठीक है, वो सारे उत्तर वैदिक ग्रंथ हैं। क्लियर, छोटा सा पॉइंट है, याद रखिएगा, कई बार पूछ लिया जाता है। इन ग्रंथों में अनुष्ठान और उनके संपादन की विधियां बताई गई हैं। किस में क्या बताया गया है उस चीज़ को मैं रिपीट नहीं करूँगा। अगर आपने इसका जो पार्ट 4 है वो नहीं देखा है, आप जाके देखिए, उसमें अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, आगे चलेंगे। इनमें सामाजिक नियमों के बारे में बताया गया है। ठीक है जी, चलिए आगे देखेंगे। वर्ण, ठीक है, पुरोहितों, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, कोई बात नहीं। पुरोहितों ने लोगों को 4 वर्णों में विभाजित किया जिन्हें वर्ण कहते हैं। ठीक है, जाति व्यवस्था आप जानते हैं शुरुआत से जो हमारी चली आ रही है, प्रारंभ से ही। ठीक है, धर्म ग्रंथों में ये स्पष्ट रूप से बताया गया है। जो स्टार्टिंग में थी हमारी जो व्यवस्था थी, जातिगत व्यवस्था थी, वर्ण व्यवस्था थी, वो किस हिसाब से 4 रूपों में विभाजित थी। सबसे पहले आते हैं ब्राह्मण, फिर शासक अर्थात क्षत्रिय वर्ग, उसके पश्चात वैश्य, ठीक है, उसके पश्चात शूद्र वर्ग। ठीक है जी, इस हिसाब से ये व्यवस्था आपको याद रखनी है, इतिहास में हमारे वर्णित है। आगे देखेंगे। अब देखिए काम क्या है इनका। ठीक है, इन सब का काम क्या है उनको अलग से देख लेते हैं, यहाँ पर दिया गया है। काम को भी आपको पता होना चाहिए। जैसे ब्राह्मण की बात करें, इनका काम क्या था, वेदों का अध्ययन करना, यज्ञ करना। ठीक है, इसके लिए उन्हें उपहार भी मिलते थे कहीं कहीं जा करके। आपको पता होगा गांव घर में आज भी आप देखेंगे कोई ब्राह्मण आते हैं, ठीक है, वो आपके यहाँ यज्ञ करते हैं तो उपहार स्वरूप जो आप दे देंगे वो खुशी खुशी ले लेते हैं। ठीक है,
चलिए आगे देखेंगे। शासक वर्ग अर्थात क्षत्रिय वर्ग, इनका काम क्या था? युद्ध करना, लोगों की रक्षा करना। ठीक है जी। चलिए जनरल पॉइंट्स हैं ये, पता होने चाहिए। वैश्य, ठीक है, इसको विश्व भी बोलते हैं, ब्रैकेट में लिखा हुआ है मैंने। इनमें कौन कौन से वर्ग आते हैं? किसान वर्ग आएंगे, पशुपालक वर्ग आएंगे और व्यापारी वर्ग। ये 3 वर्ग इसमें मुख्य रूप से आएंगे। क्लियर? क्षत्रिय और वैश्य दोनों को यज्ञ करने का अधिकार था, ये आपको ध्यान रखना है। क्षत्रिय और वैश्य दोनों, ठीक है, इन दोनों को क्या करने का अधिकार था? यज्ञ करने का। क्लियर? और ब्राह्मण तो करते ही थे, लेकिन शूद्र को अधिकार नहीं था। ये देखो शूद्र की बात करते हैं अब हम। चौथा वर्ग है आपका शूद्र वर्ग। ठीक है, इनका काम क्या था? इनका काम अन्य 3 वर्णों की सेवा करना था, या वर्गों की सेवा करना था। ऊपर के जो 3 वर्ग हम बात कर आए हैं, ठीक है, ये 3 बात करके आए हैं ना। ब्राह्मण बात करके आए हैं, ठीक, शासक वर्ग क्षत्रिय वर्ग की बात करके आए हैं, उसके पश्चात वैश्य वर्ग की बात करके आए हैं। इन तीनों वर्गों की सेवा करना किसका काम था? शूद्र वर्ग का। क्लियर? ये ध्यान रखना। उसके बाद इन्हें कोई अनुष्ठान करने का अधिकार नहीं था, ये आपको पता होना चाहिए। पुराने समय में शूद्र वर्ग को अनुष्ठान करने का अधिकार बिल्कुल भी नहीं था। प्रायः औरतों को भी शूद्रों के समान ही माना गया था, औरतों का स्थान भी शूद्रों के समान ही माना गया था। क्लियर? इनको वेदों के अध्ययन का अधिकार भी नहीं था। देखिए यहीं से छोटे छोटे फैक्ट्स ना बन के आ जाते हैं कथन के रूप में आपके एग्जाम में, और आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि इनको अध्ययन का अधिकार उस समय था, किसको नहीं था? शूद्रों को नहीं था। क्लियर है जी? चलिए आगे चलेंगे, टू द पॉइंट चीज़ें देखने का प्रयास करेंगे हम, है ना। आगे देखेंगे वर्णों का निर्धारण। वर्णों का जो जातिगत, भाई आप वैश्य हो, ठीक है, आप क्षत्रिय हो, आप ब्राह्मण हो, ठीक है, या आप शूद्र हो, इसका निर्धारण कैसे होता था? ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, जन्म के अनुसार, ठीक है, प्रारंभ से ही माना गया है। पुरोहितों के अनुसार सभी वर्णों का निर्धारण जन्म के आधार पर होता था, अर्थात उदाहरण के रूप में ब्राह्मण माता पिता की संतान ब्राह्मण ही होती थी। ठीक है, इस हिसाब से, और आज भी ये व्यवस्था बनी हुई है ना। किसी जाति में कोई बालक जन्म लेता है तो उसे उस जाति का माना जाता है, एज इट इज सिंपल। ठीक है जी, आगे चलेंगे। अब जनपदों की बात कर लेंगे। यहाँ पे जनपद के बारे में दिया गया इस चैप्टर में। जनपद क्या है? जनपद, देखिए जनपद का शाब्दिक अर्थ आपको पता होना चाहिए, जन के बसने की जगह जनपद होती है। क्लियर है? जहाँ जन इकट्ठा होकर के, अर्थात लोग कुछ इकट्ठा होकर के बस जाते हैं, वो जनपद कहलाती है। ठीक है जी। आगे देखेंगे बस्तियों का उत्खनन, यानी बस्तियों की खुदाई। पुरातत्वविदों ने जनपदों की कई बस्तियों की खुदाई की है। उदाहरण के रूप में दिल्ली में पुराना किला, उत्तर प्रदेश में मेरठ के आसपास हस्तिनापुर। ठीक है, ये खुदाई के स्वरूप ही ये जो किले हैं और ये जगह हैं ये उभर के आई है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा उसको मैं अलग से ही एक्सप्लेन कर दूंगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बना हुआ है एग्जाम में प्रीवियस ईयर। ठीक है, क्या कह रहा है? चित्रित धूसर पात्र। ठीक है, चित्रित धूसर पात्र क्या है? ये पुरास्थलों के उत्खनन में कुछ विशेष प्रकार के बर्तन मिले हैं। ठीक है, कुछ विशेष प्रकार के बर्तन मिले हैं जिन्हें चित्रित धूसर पात्र के रूप में जाना जाता है। इन बर्तनों पर चित्रकारी की गई है। क्लियर? तो चित्रित धूसर पात्र क्या है? बर्तन है। क्या है? बर्तन। देखो पात्र बोलते नहीं है, अरे ये पात्र कम है, ये वाला पात्र ले आओ। ठीक है, पात्र आप संस्कृत या तत्सम शब्दावली का एक शब्द मान सकते हो आप। ठीक है ना, तो पात्र अर्थात बर्तन, इससे भी आप ध्यान में रखना। ठीक, और इस पर क्या मिली है? चित्रकारियाँ मिली हैं, चित्रकारियाँ की हुई इस पे मिली है। ठीक, चलिए आगे चलेंगे। महाजनपद देख लेते हैं। देखिए अभी आपने जनपद पढ़ा पीछे, ठीक है, जन के बसने की जगह जनपद, जहाँ कुछ लोग इकट्ठा होकर के बस गए वो जनपद कहलाए। लेकिन महाजनपद क्या है देखते हैं। करीब 2500 साल पहले, ये ईयर याद रखना आपको। ठीक है, करीब 2500 साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए, इन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। ठीक है, देखिए इसको एक उदाहरण के हिसाब से अगर हम समझें, जैसे कुछ पर्सनैलिटीज़ होते हैं, कुछ व्यक्ति होते हैं। ठीक है, जैसे मैं मान लीजिए मैं हूँ, आप हो, या कोई अन्य व्यक्ति जो इस समय इस वीडियो को देख रहा है या सुन रहा है किसी भी माध्यम से। ठीक है जी, उनमें से कोई व्यक्ति अपनी विशिष्ट पहचान बना लेता है किसी विशिष्ट क्षेत्र में। मान लीजिए शिक्षा के क्षेत्र में ही कोई टीचर बन जाता है या असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाता है। ठीक है, तो वो अलग से ही पहचाना जाता है, अलग से ही उसकी इंपॉर्टेंस हो जाती है। ठीक है जी, उसके पीछे उसकी मेहनत होती है। इसी हिसाब से महाजनपद भी होते थे। ठीक है, जहाँ पर सांस्कृतिक रूप से, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से समृद्धि, ठीक है, थोड़ी अधिक थी। ठीक है, वहाँ पर और खनिजों की प्रचुरता वगैरह काफ़ी अधिक थी, तो वो जो जनपद थे वो काफ़ी महत्वपूर्ण माने जाने लगे। ठीक है, तो उनको किसकी संज्ञा दी गई?
उनको महाजनपदों की संज्ञा दे दी गई। ठीक है, वो महाजनपद हो गए। यहाँ पे लाइन लिखिए ना, देखिए कुछ साल पहले 2500 साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए थे, इन्हें ही महाजनपद कहा जाने लगा। ठीक है, एग्जाम्पल के हिसाब से मैंने आपको समझा भी दिया है। कई महाजनपदों की राजधानी होती थी और कई राजधानियों में किलेबंदी भी की गई थी। देखिए ज़रूरी नहीं है कि हर महाजनपद की राजधानी हो, लेकिन मोस्टली होती थी, ऐसा कहा गया है। अर्थात इनके चारों ओर लकड़ी, ईंट, पत्थर की ऊंची दीवारें बनाई गई थी। ये आपको फैक्चुअल डाटा याद रखना है अगर आप सीटेट पेपर सेकंड की तैयारी कर रहे हैं स्पेशली। ठीक है, कई बार एग्जाम क्वेश्चन कथन के रूप में आ जाएगा कि जो महाजनपद होते थे, ठीक है, उनकी घेराबंदी किन किन चीज़ों से की जाती थी। ठीक है, तो यहाँ पे 3 चीज़ों की बात की गई है, लकड़ी, ईंट और पत्थर। तो इन 3 चीज़ों को आपको याद रखना है। आगे चलेंगे, आगे देखेंगे स्थायी सेना। सिपाहियों को नियमित वेतन देकर पूरे साल रखते थे। ठीक है, जो सिपाही होते थे उनको नियमित वेतन देते थे, पर मंथली या ईयरली जो भी हो। ठीक है, तो पूरे साल के लिए उनको रख लिया जाता था कि आप ईयरली काम करोगे और यहीं पे आपको वेतन मिलेगा। ठीक, आगे चलेंगे। कर, कर अर्थात टैक्स। ठीक है, महाजनपदों के राजा लोगों द्वारा समय समय पर लाए गए उपहारों पर निर्भर ना रहकर अब नियमित रूप से कर वसूलने लगे थे। ठीक है, पहले क्या था, जो समय समय पर कोई मान लीजिए दूसरे राज्य के राजा आए या दूसरे देश के राजा आए, ठीक है, तो वो उपहार ले आते थे, या कोई मेहमान आए, रिश्तेदार आए इधर उधर से, ठीक है, वो उपहार ले आते थे। और उपहार भी वो छोटे मोटे नहीं थे, एक मिठाई का डब्बा ले आया, उस समय भाई हाथी घोड़े भी उपहार में दिए जाते थे। ठीक है, तो उसी से ही राजकाज चलता था, आपने पढ़ा होगा, देखा भी होगा। ठीक है, तो अब उस पर निर्भर ना रह करके अब इन्होंने क्या किया है, नियमित रूप से जनता पर टैक्स लगा दिया है विभिन्न विभिन्न कार्यों के लिए। ठीक है, और विभिन्न सेवाओं के लिए। अब कौन कौन से कर लगाए थे उस समय देख लेते हैं हम। सबसे पहले देख लेते हैं भाग, क्या कह रहे हैं, फसलों पर लगाए गए कर सबसे महत्वपूर्ण थे। क्यों? क्योंकि अधिकांश लोग किसान ही थे। आपको पता है भारत हमारा कृषि प्रधान देश है और आज भी है। ठीक है, आधी से ज़्यादा जो जनता है वो कृषि के क्षेत्र में लगी हुई है आज भी। ठीक है, अगर आपको डाटा पता हो तो, और ये शुरुआत से ही है। प्रायः उपज का 1/6वां हिस्सा कर के रूप में निर्धारित किया जाता था, जिसे भाग कहा जाता था। अब यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कीजिए इसको। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट होगा मैं तुरंत मार्क कर दूंगा, ये याद रखना है आपको। 1/6वां हिस्सा कर के रूप में, किसमें? कृषि में, उपज का। ठीक है, ये देना पड़ता था किसानों को। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, एग्जाम में बना हुआ है यहाँ से क्वेश्चन। आगे चलेंगे। अब देखिए विभिन्न प्रकार के कर जो लगाए जाते थे राजाओं द्वारा, महाराजाओं द्वारा, वो यहाँ पे वर्णित है। एक एक करके यहाँ पर अच्छे से चर्चा करेंगे इनकी। श्रम का कर, देखिए श्रम के रूप में भी टैक्स लिया जा सकता है। ठीक है, एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया, देखिए कैसे। कारीगरों के ऊपर भी कर लगाए जाते थे। जो कारीगर होते थे उनके ऊपर भी क्या करना होता था उन्हें, जो प्रायः श्रम के रूप में चुकाते थे। जैसे कि बुनकर, लोहार, सुनार को राजा के लिए महीने में 1 दिन काम करना पड़ता था। समझे? कहने का मतलब वो श्रम कराते थे, राजा को नीड होती थी, महीने में 1 दिन डिसाइड हो जाता था कि आप महीने में हमारे यहाँ आओगे और 1 दिन काम करोगे, यही आपका टैक्स है। ठीक है, कि राजा के लिए आप काम करोगे 1 दिन। ठीक है, उस समय पैसे का कोई इतना हिसाब नहीं था, मुद्रा बहुत कम चलती थी ना, या फिर ना के बराबर चलती थी। ठीक है, तो उस हिसाब से टैक्स लगाया जाता था भाग के रूप में। आपने वस्तु विनिमय प्रणाली पढ़ी होगी। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल के द्वारा और मैं समझाऊं। मान लीजिए 2 व्यक्ति हैं, ये व्यक्ति ए है, ठीक है, ये व्यक्ति बी है। इसके पास चावल है, ठीक है, इसके पास आटा है। ठीक है जी, अब ए जिसके पास चावल है उसको आटे की नीड है। ठीक है, इसके पास आटा नहीं है। अब ये क्या करेगा, ये थोड़े से चावल इसको दे देगा, ठीक है, और इससे थोड़ा सा आटा ले लेगा। ठीक, अब आटा वाला क्या है, इसके पास आटा है, चावल नहीं है, ये थोड़ा सा आटा इसको दे रहा है, उसके बदले ये चावल ले लेगा। यही थी आपकी वस्तु विनिमय प्रणाली। उस समय क्या होता था, मुद्रा नहीं होती थी, तो लेन देन ऐसे ही होता था। लेकिन इस मुद्रा की सबसे बड़ी खामी ये थी, ज़रूरी नहीं है कि इस चावल वाले के पास आटा ना हो सकता है इसके पास आटा भी हो, तो वो आटे वाले से आटा क्यों लेगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, ये जो आटा वाला है ज़रूरी नहीं है कि इसके पास चावल ना हो ना, हो सकता है इसके पास चावल भी हो, तो वस्तु विनिमय प्रणाली तो फेल हो गई यहाँ पर, है ना। फिर इसको किसी और व्यक्ति को ढूंढना पड़ेगा जिसके पास आटा ना हो, है ना, और उसके पास चावल मिल जाए मुझे। ठीक है, तो सबसे बड़ी खामी ये थी। लेकिन जो भी हो, उस समय ये वस्तु विनिमय प्रणाली बहुत प्रचलित थी। ठीक है जी,
चलिए उदाहरण के माध्यम से समझा दिया आपको, आगे चलेंगे। अगला है आपका, ये हमने समझा दिया, ठीक है। और डिफरेंट टाइप के जो टैक्स हैं वो देख लेते हैं। कर, पशुपालकों पर भी कर लगता था। किस टाइप का? इनको जानवरों या उनके उत्पाद के रूप में कर देना पड़ता था, ठीक है। फॉर एग्जांपल जानवर, देखिए जैसे बकरी पाल रखी है आपने, बहुत सारी बकरियां हैं आपके पास, है ना, तो राजा को कर के रूप में आपको बकरी भी देनी पड़ सकती है, ठीक है। अगर राजा को नीड है और वो कहता है कि साल में एक दिन आपको एक बकरी देनी है, इस टाइप से। या फिर ऐसा भी हो सकता है आप बकरी का उत्पाद दो, जैसे कि आप दूध दे सकते हो, ठीक है, कर के रूप में, टैक्स के रूप में। तो जैसे नियम तय हो जाते थे उस हिसाब से कर देना पड़ता था पशुपालकों को भी, ठीक है जी। आगे देखते हैं। व्यापारियों पर कर, व्यापारी किस हिसाब से टैक्स पे करते थे? इनको सामान खरीदने और बेचने पर कर देना पड़ता था, जिसे आप अभी नए ज़माने में, आज के ज़माने में जीएसटी के नाम से जानते हैं, ठीक है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स, है ना, वस्तु एवं सेवा कर। आप कोई वस्तु खरीदते हैं, ठीक है, आप एक माचिस की डिब्बी भी खरीदते हैं, उस पर भी टैक्स लगा होता है, पता है आपको, उसमें मेंशन होता है, ठीक है। जो आप 1 रुपये या 2 रुपये की माचिस की डिब्बी खरीदते हैं उसमें भी कुछ पैसे टैक्स ऐड होता है, ठीक है। आप मेट्रो में ट्रैवल कर रहे हैं, वहाँ भी आप टैक्स पे करते हैं इनडायरेक्टली, ठीक है। डायरेक्टली आप अलग से पे नहीं करते हैं, जो आप अमाउंट पे करते हैं उसी के अंदर टैक्स होता है, मिक्स होता है, ठीक है जी। इस हिसाब से तो पहले यही होता था, ठीक है। पहले भी देखिए व्यापारियों पर कर देना पड़ता था, वो सामान के रूप में देते थे, सामान ऑब्वियस सी बात है, जो सामान उनके पास होगा उसी के रूप में कर देते होंगे, मुद्रा का प्रचलन था नहीं उस समय इतना, ठीक है जी। चलिए आगे देखेंगे। आखेटकों व संग्राहकों पर कर, जो शिकारी होते थे, ठीक है, या जो भोजन संग्रह करने का काम करते थे, उन पे भी कर लगा, किसी को नहीं छोड़ा राजा ने, है ना। इनको जंगलों में प्राप्त वस्तुएं देनी होती थी, जैसे जंगल से फल मिल गए, ठीक है, उस हिसाब से कर देना पड़ता था। कोई विशेष चीज़ मिल गई, ठीक है, तो उस हिसाब से राजा को कर देना पड़ता था इनको। आगे देखते हैं, ये हो गई करों की बात, ठीक है, टैक्सेस की बात। आगे देखेंगे कृषि, कृषि का अलग से दिया हुआ है इन्होंने। कृषि के क्षेत्र में 2 बड़े परिवर्तन हुए। कौन से 2 बड़े परिवर्तन हुए? पहला परिवर्तन क्या कह रहा है? हल के फाल अब लोहे के बनने लगे। देखिए पहले लोहे के नहीं बनते थे, अब लोहे के बनने लगे थे हल के फाल, ठीक है। हल का जो अगला हिस्सा होता है वो। अगला परिवर्तन क्या हुआ? लोगों ने धान के पौधों का रोपण शुरू किया, अर्थात खेतों में बीज छिड़ककर धान उपजाने के बजाय धान की पौध तैयार करके उनका रोपण शुरू किया गया, ठीक है। पहले क्या होता था, धान के बीज ऐसे छिड़क देते थे चारों ओर, ठीक है। तो अब वो ना करके अब क्या कर रहे हैं, धान की पौध, आपको पता है जब धान तैयार हो जाता है तो एक जगह से उठा करके उसको दोबारा बैठाना होता है, ठीक है, ताकि वो ठीक से बैठ जाए, ठीक है। तो उसका रोपण चालू कर दिया था इन्होंने, ठीक है। चलिए ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, दोनों चेंजेस याद रखिएगा आप। आगे देखेंगे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा इसको आप, ठीक है। मगध से होकर बहने वाली नदियाँ कौन कौन सी थी? एक तो गंगा थी और एक तो सोन थी। ये 2 नदियाँ इंपॉर्टेंट थी, ठीक है। और मगध जो है वो सोन नदी के किनारे है। ये सबसे पहली या दूसरी वीडियो में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, इतिहास में आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। अच्छे से टू द पॉइंट चीज़ें एक्सप्लेन की गई हैं। आगे देखिए, गंगा और सोन नदी का महत्व, ये जनरल है, यातायात के लिए, जल वितरण के लिए, ठीक है, ज़मीन को उपजाऊ बनाने के लिए। क्लियर है? चलिए आगे चलेंगे। मगध के शासकों के बारे में जनरल इन्फॉर्मेशन दी गई है, थोड़ी सी देख लेते हैं। जस्ट वन सेकेंड, ओके। देखिए मगध के शासक, मगध में 2 बहुत ही शक्तिशाली शासक हुए। कौन कौन से? एक तो बिंबिसार और एक अजातशत्रु, ठीक है। महापद्मानंद एक और महत्वपूर्ण शासक थे। उन्होंने अपने नियंत्रण का क्षेत्र इस उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भाग तक फैला लिया था। महापद्मानंद के बारे में आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे ये कौन थे, ठीक है। थोड़ा काम आप लोग भी कीजिए, ठीक है। मगध के 2 महत्वपूर्ण राजा तो मैंने बता दिए। चलिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लीजिएगा जो मैं बताने जा रहा हूँ अब। मगध की राजधानी, ठीक है, ये 2 राजधानी थी, दोनों इंपॉर्टेंट है। देखिए सबसे पहले कौन सी राजधानी थी? बिहार में एक स्थान है राजगृह है। क्या है? राजगृह है, ठीक है, जिसको आज के समय में राजगीर के नाम से जाना जाता है। कई सालों तक मगध की राजधानी बनी रही। कौन? राजगृह। क्लियर? उसके पश्चात क्या हुआ? उसके पश्चात बाद में पाटलिपुत्र अर्थात वर्तमान का पटना, ठीक है, जिसे आप आज पटना के नाम से जानते हैं, ठीक है, जो कि बिहार की राजधानी है, ठीक है, इसको राजधानी बनाया गया था। क्लियर? तो पहले कौन सी थी?
राजगृह। बाद में किससे बनाया गया? पाटलिपुत्र। दोनों ही क्वेश्चन बनते हैं और दोनों ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यहाँ से हर बार एक ना एक क्वेश्चन बन जाता है, इसको आप ज़रूर याद कर लीजिएगा अच्छे से। क्लियर है? चलिए आगे चलेंगे, आगे देखेंगे वज्जी। ये भी देखिए एक महाजनपद था। ठीक है, वज्जी जो है मगध के नज़दीक ही वज्जी राज्य था, जिसकी राजधानी वैशाली जो कि बिहार में स्थान है, ठीक है, थी। इसकी राजधानी याद रखनी है। वज्जी देखो वहाँ से प्रारंभ हो रहा है, वैशाली भी वहाँ से प्रारंभ हो रहा है, तो आप ट्रिक लगा सकते हैं। ठीक, यहाँ एक अलग किस्म की शासन व्यवस्था थी जिसे गढ़ या संघ कहते थे। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। दो चीज़ें याद रखनी है आपको यहाँ से। क्या? एक तो वज्जी की राजधानी वैशाली, दूसरी चीज़ क्या, यहाँ पर एक अलग किस्म की शासन व्यवस्था थी जिसे क्या कहते थे? गढ़ कहते थे या तो संघ कहते थे। क्लियर? गढ़ बोल लीजिए या तो संघ बोल लीजिए। क्लियर है जी? याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे चलेंगे, जस्ट 1 सेकेंड। ओके, देखिए संघ, अब ये संघ को इसने एक्सप्लेन किया हुआ है। क्या है संघ? संघ का मतलब संगठन या सभा होता है, ठीक है, जिसमें बहुत सारे लोग रहते हैं, ठीक है, समूह रहते हैं, शामिल रहते हैं। क्लियर है? चलिए, सिंपल सा फैक्ट है ये। संघ या गढ़ की शासन व्यवस्था क्या थी? इसमें कई शासक होते थे। कभी कभी लोग एक साथ शासन करते थे, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था, है ना। कई सारे शासक बना दिए एक ही साथ ही, ठीक है भाई, तुम भी राजा तुम भी राजा, ठीक है, सबकी बात सुनी जाती थी। सभी राजा विभिन्न अनुष्ठानों को एक साथ संपन्न करते थे, एक साथ मिलकर के वो बैठते थे और सभी अनुष्ठान जो भी होते थे, ठीक, धार्मिक हो, ठीक है, जिस हिसाब से कार्य हो, तो एक साथ ही संपन्न किया करते थे। आगे कह रहे हैं, सभाओं में बैठकर ये बातचीत, बहस और वाद विवाद के जरिए तय करते थे कि क्या करना है और किस तरह करना है, ठीक है, जो कि पंचायत में आज भी होता है। ठीक है, पंचायत में सभी लोग इकट्ठा होते हैं ना। देखिए सारी चीज़ें वही हैं, ठीक है, बस नाम और थोड़ा क्षेत्र बदल गया है, परिवर्तित हो गया है। ठीक है, चीज़ें वही हैं, पहले भी वही होता था, आज भी वही हो रहा है, ठीक है, लेकिन जो परिवर्तित रूप में हो रहा है थोड़ा, ठीक है, परिवर्तन इतिहास की मांग होती है, समय की मांग होती है। ठीक है, चलिए, आज भी हमारी सरकार, मंत्रिमंडल क्या काम करते हैं? यही काम करते हैं। कोई चेंज करना होता है या कोई नई योजना लानी होती है या प्रारंभ करनी होती है, तो विचार विमर्श जो है वो आवश्यक हो जाता है। ठीक है, वो करना ही पड़ता है। सभी मंत्रियों की बैठक होती है और बैठक में निर्णय लिए जाते हैं। ठीक है जी, चलिए आगे चलेंगे। बुद्ध और महावीर, ठीक है, देखिए अभी तो केवल वो डाटा आपके साथ शेयर किया जा रहा है जो कि एनसीईआरटी का है, ठीक है, और इनके बारे में एक स्टैटिक जीके की अलग सीरीज़ आने वाली है, जल्दी ही आपको देखने को मिलेगी। उसमें हम पर्टिकुलर टॉपिक्स को लेंगे, जैसे कि मान लीजिए आप कि महात्मा बुद्ध टॉपिक उठा लिया, तो उनसे रिलेटेड सारी चीज़ें हम फैक्ट देखेंगे। महावीर टॉपिक उठा लिया, महावीर वर्धमान महावीर जी, तो उनसे रिलेटेड। मगध साम्राज्य उठा लिया तो वहाँ से ले लिया, गुप्त साम्राज्य, ठीक है, तो इस हिसाब से भी हम टॉपिक्स को कवर अप करेंगे। अभी हमारा जो मेन उद्देश्य है वो यही है कि हम एनसीईआरटी को टू द पॉइंट चीज़ों को कवर करें, क्योंकि अगर मैं यहाँ एक्सप्लेन करने लग गया उन चीज़ों को तो वो आउट ऑफ द वे हो जाएगा थोड़ा सा। ठीक है, तो एनसीईआरटी को अभी यहाँ एनसीईआरटी रहने देते हैं। बाकी चीज़ों को अलग से एक्सप्लेन करने के लिए तो अलग से एक सीरीज़ आएगी स्टैटिक जीके की, वहाँ आप आइएगा तो इसका जो एलिब्रेशन है, एक्सप्लेनेशन है, अच्छे से वहाँ पर प्रोवाइड हो जाएगा आपको। अभी हमारा आधार क्या है? एनसीईआरटी को फोकस करना, जितना डाटा उसमें दिया गया उस हिसाब से उतना चीज़ों को लेकर चलना, ताकि हमारा जो बेस है, जो आधार है, वो मजबूत हो जाए किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए। ठीक है जी, चलिए आगे देखेंगे। तो ये दोनों ही, बुद्ध और महावीर, दोनों ही गढ़ या संघ से संबंधित थे, जो हम गढ़ या संघ अभी पढ़ के आए हैं पीछे। ठीक है, दोनों के दोनों ही इससे संबंधित थे। ठीक है, तो वज्जी संघ का वर्णन प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ दीघ निकाय में हमें मिलता है। किसमें मिलता है? दीघ निकाय। तो इसको आपको याद रखना है कि ये जो ग्रंथ है, बौद्ध ग्रंथ, ठीक है, ये बौद्ध ग्रंथ है। आपको ऑप्शन दे देंगे जैन ग्रंथ, ठीक है, पारसी ग्रंथ, ईसाई ग्रंथ, ऐसे ऐसे ऑप्शन दे देंगे, तो आपको याद रखना है ये बौद्ध ग्रंथ है, दीघ निकाय। ठीक है जी, चलिए आगे चलेंगे। अगला है आपका एथेंस। एथेंस क्या है? यहाँ से क्वेश्चन बना है।
ठीक, देखिए लगभग 2500 साल पहले एथेंस के लोगों ने एक शासन व्यवस्था की स्थापना की जिसे प्रजातंत्र या गणतंत्र कहते हैं। देखिए सबसे पहले जो लोकतंत्र है वो देखो यहीं आ गया एथेंस में, है ना। इसमें 30 साल के ऊपर के उन सभी पुरुषों को पूर्ण नागरिकता प्राप्त थी जो दास नहीं थे। ठीक है, सिटीजनशिप की बात यहाँ पे की जा रही है। कहाँ पे? एथेंस में। आपको बताना है एथेंस मैप में कहाँ है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है जी। तो 30 साल के ऊपर के उन सभी पुरुषों को, केवल पुरुषों की बात हो रही है, ये भी ध्यान रखिए। ठीक है, यहाँ महिलाओं की बात नहीं हो रही है। उस समय नहीं दिए गए थे अधिकार। ठीक है, आपको पता है उस समय मानसिकता नहीं थी, इतनी डेवलप नहीं हुआ था समाज। जागरण की जो है वो अभाव था, जन जागरण का अभाव था। ठीक है, नहीं थी इतनी सोच और वृद्धि। ठीक है, विकसित सोच नहीं थी उस समय। जिस हिसाब से थिंकिंग थी उस हिसाब से चीज़ें चल रही थी, और धीरे धीरे चीज़ें डेवलप होती हैं। किसी भी चीज़ को बनने और में बहुत समय लगता है ना। तो वही चीज़ है, धीरे धीरे चीज़ें निकल के आती हैं। अभी देखिए 30 साल के ऊपर के उन सभी पुरुषों को पूर्ण नागरिकता प्राप्त थी जो दास नहीं थे। आगे, औरतों को नागरिकता का दर्जा नहीं प्राप्त था, ये भी याद रखना है। ठीक है, उस समय औरतों को जो नागरिकता का दर्जा है वो नहीं दिया गया था। ठीक है जी। और ये ईयर याद रखना है आपको 30 साल के ऊपर, और ये जगह का नाम याद रखना है आपको, एथेंस। ठीक है, तो इतना फैक्ट था आपका इस चैप्टर में। ठीक है, ये चैप्टर हमने कर लिया है आपका। 5वां पार्ट था ये आपका, राज्य राजा और एक प्राचीन गणराज्य। हमारे अतीत भाग 1 कक्षा 6 का यहाँ पे समाप्त होता है। अगली वीडियो में मिलेंगे हम पार्ट 6 के साथ। ठीक है, और ऐसी सीरीज चलती रहेगी। बाकी सब्जेक्ट आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, सारी प्रोवाइड की जा चुकी है। ठीक है, और भी काम जारी है उस पर, वो जल्दी ही आपको अदर वीडियोज़ भी मिलेंगी। चलिए ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो साथियों के साथ शेयर और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।